यस सर। ठीक है, देखो भाई, हम ये पढ़ रहे हैं वायु की गति पवने, यही पढ़ने वाले हैं आज, वायु की गति यस। पवने। तो मैंने कल आपको बता दिया था, कारण समझा दिया था कि जो पवने होती है वो क्यों बहती है, या हवा जो है वो गति क्यों करती है, ये बात मैंने आपको कल समझा दी थी। एक बार इसको इसमें से अपन देख लेते हैं। देखो भाई, ये इसको पीछे लगाओ ना, कुलदीप, इसको पीछे लगा क्या, पीछे की तरफ कीबोर्ड वाला जो प्लग है उसको तो हटा दे, इसको लगा दे। हाँ, ठीक है। देखो, हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु की गति का क्या कारण है, और वे कौन से कारक है जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं? वर्षा का क्या कारण है? तो कल मैंने आपको हवा क्यों बहती इसका कारण बता दिया था। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलाप और जल के गर्म होने के कारण बनती है। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण से के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है। देखो, विकिरण का मतलब है कि ऊष्मा को उत्सर्जित करना विकिरणों के रूप में, और पुनर्विकिरण का मतलब क्या है कि कोई विकिरण हमारे पास में पहले से आ रखी है, कोई ऊष्मा पहले से आ रखी है, तो उसको वापस से क्या कर देना, छोड़ देना। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। संवहन धाराओं की प्रकृति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। तो जो भी संवहन धाराएं, संवहन धारा का मतलब है वायु के अंदर उत्पन्न होने वाली धाराएं या फिर उनका बहाव। तो देखो, इस प्रयोग को समझने के लिए सीधा इस चित्र को देखो। देखो, हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, एक मोमबत्ती जला करके रख दी है बीचों बीच में। ये मोमबत्ती जल रही है आपके सामने। अब एक अगरबत्ती ली हमने जलती हुई। क्या ले ली, एक अगरबत्ती ले ली जलती हुई। अब ये जो अगरबत्ती जलती हुई है, इसको पहले तो अपने क्या करेंगे, ये जो बीकर का किनारा है यहां पर रखेंगे और यहां से इसका धुआं निकल देगा। तो आप ये देख करके आश्चर्य करेंगे कि जब आप अगरबत्ती को यहाँ किनारे पर लाएंगे तो इसका धुआं पहले नीचे की ओर गति करता है, और नीचे की ओर गति करके फिर ऊपर की ओर वो गति करेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो भाई क्या होता है यहाँ पर। ये मोमबत्ती की लो है ना, तो ये जल रही है, तो इसके ऊपर की वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसकी ऊपर की वायु कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के कारण यहाँ की जो वायु है वो ऊपर चली जाएगी, उठ करके कहां चली जाएगी भाई, ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए यहां पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि इस किनारे पर वायु दाब अधिक होगा। तो इसलिए धुआं क्या करेगा, अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से पहले तो कहां गमन करेगा, कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करेगा। तो जब आप मोमबत्ती को इस किनारे के पास में रखेंगे तो धुआं कहां गति करेगा, बीकर में नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि इस जगह वायु दाब क्या हो जाता, कम हो जाता, इस वजह से। अब इसके बाद में आगे अपन क्या करते हैं, मोमबत्ती को, सॉरी, अगरबत्ती को बिल्कुल लो के ऊपर रखेंगे। जब आप लो को ऊपर रखोगे तो ये जो धुआं है बिल्कुल ऊपर की ओर गति करेगा। क्यों गति कर रहा है ये, क्योंकि ये जो मोमबत्ती है इसकी ज्वाला से जो ऊष्मा निकल रही है, ये क्या कर रही है, यहाँ की जो वायु उसको गर्म कर रही है, और गर्म करने के कारण ये हवा लगातार कहां उठेगी, ऊपर की ओर उठती जाएगी।
तो इस ऊपर उड़ती हवा के साथ साथ ये धुआं भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर ही गति करेगा। तो इस प्रयोग से हम ये बात समझ सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र का वातावरण गर्म होता है तो वहां की वायु ऊपर उड़ जाती है और वहां का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही बात मैंने आपको कल समझा दी थी। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इस प्रयोग को आप, प्रयोग में क्या बात है। देखो भाई, निम्नलिखित का ताप मापी है, सॉरी ये तो साइड में है ये। एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में या बीकर में रखें और उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं और उसे बोतल के मुंह के समीप ले जाएं। अब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है, तब अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है। तो मैंने आपको बताया था, यदि अपन बीकर के मुंह की ओर अगरबत्ती को लेकर के जाएंगे तो धुआं कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब अगरबत्ती को मोमबत्ती के थोड़ा ऊपर रखा जाता है, तब धुआं किस ओर जाएगा। तो आपको पता है, जब ज्वाला के ऊपर रखेंगे तो धुआं सीधा ऊपर की ओर गति करेगा। दूसरे भागों में अब अगरबत्ती को रखा जाता है तो धुआं किस ओर गति करता है। तो सीधी बात है, धुआं जो है हमेशा वहां गमन करेगा जहां पर कैसा क्षेत्र है, निम्न दाब का क्षेत्र है। अब देखो आगे, धुआं द्वारा अपनाया गया पैटर्न हमें बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बहती है। इस प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होता है तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। चूंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होगी। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है। जैसे ही यह वायु ऊपर उठती है तो वहां वायुदाब का कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां मैंने कल आपको चित्र बना करके समझा दी थी, वही बातें हैं सारी, है ना। आगे देखो आप, एक दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा की गति पवनों का निर्माण करती। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी। रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल कैसा होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। गर्म होगी। ऊपर दी गई परिचर्चा के आधार पर आप निम्न के विषय में क्या कह सकते हैं। तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होगी। इसी प्रकार हवा की सभी गतियां विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। अब देखो, एक कारण तो आपके सामने ये आ गया है, कहीं पर भी हवा प्रवाहित होगी तो उसका एक कारण तो आपको क्या देना होगा, क्या देना होगा भाई, पृथ्वी के वायुमंडल का असमान विधियों से गर्म होना। एक तो ये बता देना आप। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली पर्वत श्रृंखला, ये भी क्या करती है, पवन के उत्पन्न होने का कारण बनती है। लेकिन मुख्य रीजन क्या है, पृथ्वी का असमान रूप से गर्म होना, ये पृथ्वी पर पवन उत्पन्न होने का मुख्य कारण माना जाता है। हम इन कारकों के बारे में इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनके बारे में सोचते हैं कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में ये जो बात अपन पढ़ रहे हैं, ये क्या समझाना चाह रहा है कि पवन किस तरीके से प्रवाहित होती है या पवन उत्पन्न क्यों होती है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर वायु दाब अधिक है वहां से वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जाएगी, और जहां पर वायु दाब कम है इसका मतलब वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, जो मैंने बातें कल आपको नोट करवा दी थी, बस वो आपको इसमें से ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़े भाई, तो इसके बाद में है वर्षा।
तो वर्षा को अपन समझ लेते हैं एक बार, वर्षा क्या चीज है। देखो भाई, मान लीजिए कोई जलाशय है। क्या है? कोई जलाशय है। ये बड़ा सा जलाशय है कोई, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक, यहां पर मान लीजिए सूर्य चमक रहा है। अब आप सभी को पता है जब सूर्य चमकेगा, सूर्य की किरणें इस पर गिरेगी, तो ये पानी क्या होगा? वाष्प बन करके ऊपर की ओर उठेगा, जल वाष्प के रूप में। ये क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। अब जैसे जैसे ये जलवाष्प ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ऊपर क्या होता है भाई? ठंडा क्षेत्र आ जाता है या ठंडा वातावरण आ जाता है ऊपर की ओर। तो जब ठंडा वातावरण आता है तो ये जो भी जलवाष्प ऊपर उठी है, ये छोटी छोटी जल की बूंदों के अंदर बदलने लग जाती है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो ये जो ओस होता अपने को नजर आती है वातावरण में, ये वास्तव में क्या है? जल की छोटी छोटी बूंदे हैं। अब होता क्या है भाई कि इस वायुमंडल के अंदर कुछ धूल के कण भी होते हैं, धुआं के कण भी होते हैं, वो भी इस वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो क्या होगा? कुछ धूल के कण जो होते हैं वो नाभिक के समान कार्य करने लग जाते हैं। नाभिक का मतलब है केंद्र के समान कार्य करने लग जाते हैं। तो जब ये केंद्र के समान कार्य करते हैं, तो इसके आसपास की जितनी भी जल की छोटी छोटी बूंदे हैं, वो आकर के इसके ऊपर चिपकना शुरू कर देती है। तो आसपास की जो बूंदे हैं वो धीरे धीरे इसके साथ में चिपकना चालू कर देती है, तो एक छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनती है, और बड़ी बूंदे धीरे धीरे आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेती है? बादलों का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करेगी? बादलों का निर्माण कर लेगी। बहुत बड़ी बूंद हो जाएगी तो वो बादल बन जाएंगे। अब जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, तो ये बरसात के रूप में वापस कहां आ जाते हैं? धरती के ऊपर बरस जाते हैं। क्या हो जाएंगे? धरती के ऊपर वापस ये बरस जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होती है? बरसात होती है। हाँ, यदि सर्दियों का मौसम हो तो सर्दियों के मौसम में बादल नहीं बन पाते ठीक प्रकार से। क्यों? वातावरण इतना ज्यादा गर्म ठंडा रहता है कि जैसे जलवाष्प उड़ेगी भी सही यदि बन करके, तो वो आसपास के वातावरण में वापस ठंडी होकर के ओस की बूंदों के रूप में वापस धरती पर आने लग जाती है। ठीक है भाई, देखो आगे अब वर्षा। आइए हम इस प्रश्न पर विचार करें कि बादल, सॉरी, हाँ, विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं। हम इसके लिए एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज्ञात हो सके कि कुछ कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो एक प्रयोग है ये छोटा सा। इस प्रयोग में देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक पतले प्लास्टिक की बोतल लेते हैं, इसमें 5 से 10 ml जल ले। देखो, प्लास्टिक की बोतल तो लगभग कितने ml की होती है? 1 लीटर की होती है। और 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000। 1000 ml। एक ठीक है। हजार हाँ, तो हमने तो केवल कितना ml जल लिया है? 10 ml, यानी कि थोड़ी सी बोतल किससे भरी है? जल से भरी है हमने। पूरी बोतल नहीं भरी है जल से, थोड़ा सा भाग इसका जल से भरा हुआ है। तथा बोतल को कसकर बंद कर दें। इसको यहां पर अपन ने अच्छे से ढक्कन लगा करके क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसे अच्छी तरह हिलाएं तथा 10 मिनट तक धूप में रखें। इससे बोतल में मौजूद वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाती है। तो देखो क्या होगा, जब अपन इसको धूप में रखेंगे तो पानी जो है वो जलवाष्प में बदलेगा, और जलवाष्प में बदलने के कारण इसके अंदर जो वायु थी उसमें ठीक प्रकार से क्या आ जाएगी?
जल वाष्प आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जल वाष्प। पूरी तरीके से इसमें क्या भर जाएगी भाई? जल वाष्प आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, अब एक जलती हुई अगरबत्ती लेते हैं, बोतल के ढक्कन को खोले और अगरबत्ती के धुएं की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर जाने दें। पुनः बोतल को कस करके क्या कर दे? बंद कर दे। अब देखो क्या हुआ कि हमने ढक्कन खोला, कुछ मात्रा की इसके अंदर अगरबत्ती की जो धुआं है वो घुसा दी और वापस से अपन ने ढक्कन को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो ये बोतल का अंदर की अब जो वायु है वो ठीक हमारा जो वायुमंडल होता है ना उसके समान कार्य करेगी। किसके समान? बिल्कुल हमारा जो वायुमंडल होता है उसके समान ये कार्य करेगी। हमारे वायुमंडल में धुआं भी होता है, जलवाष्प भी होता है और इसके अलावा वायु भी होती है ना। बोतल को अपने हथेलियों के बीच रखकर जितना जोर से हो सके दबाएं। अब यदि अपन बोतल को हाथों के बीच में रख करके दोनों तरफ से जोर से दबाएंगे तो इसके अंदर का वायु दाब कम होगा या ज्यादा होगा? बताइए आप। तो वायु दाब क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा पहले की अपेक्षा। यदि अपन इस बोतल की दीवारों को दबाएंगे तो इसके अंदर का वायु दाब कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जब अंदर का वायु दाब अधिक होगा तो आपको इसके अंदर कोहरे जैसी स्थिति नजर आएगी। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी कोहरा हो रहा है ना, कुछ इस तरह की स्थिति इस बोतल के अंदर आपको नजर आएगी। होता क्यों है ऐसा? अपन ने इसके अंदर जो धुआं प्रवेश करवाया है ना वो नाभिक का कार्य करती है और उसके चारों ओर ये जो जलवाष्प की छोटे छोटी बूंदे थे वो इसके चारों ओर चिपकने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? धुंध जैसी स्थिति बन जाती है। बोतल को अपने हथेलियों के बीच रखकर जितना जोर से हो सके दबाएं, कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और बोतल को छोड़ दें। एक बार पुनः बोतल को आप जितना जोर से हो सकता है संभव हो दबाएं। तो दबाने पर क्या स्थिति होगी मैं आपको बता चुका हूं बात। देखो आगे, आपने कब देखा कि बोतल के अंदर स्थित हवा कोहरे की भांति हो गई? तो जब आप बोतल को दबाओगे तब कोहरा बनेगा उसके अंदर। आगे देखिए, ये कुहासा कब समाप्त होगा? जब बोतल को अपन छोड़ देंगे, उसका दाब हटा लेंगे तो वापस से कुहासा कैसा हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बोतल के अंदर दाब कब अधिक है? जब अपन दबा रहे हैं तब बोतल का दाब अधिक है, मतलब उसके अंदर जो कोहरा बन रहा है उस समय दाब अधिक था। कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बोतल के अंदर का दाब कम है या अधिक है? तो सीधी सी बात है, कैसा है? अधिक है। इस प्रयोग के लिए बोतल के भीतर धुएं की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि धुएं के कण ही क्या करेंगे? नाभिक का कार्य करेंगे, जिसके चारों ओर क्या चिपकेंगी? जलवाष्प की बूंदे जो है वो चिपकेगी। क्या होगा जब आप इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे? तो यदि बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे तो क्या होगा? सीधी छोटी छोटी जल की बूंदे बनेगी, उसमें कोहरे जैसी स्थिति नहीं बनेगी। देखो, शहर का वातावरण और गांव का वातावरण, इस दोनों में बड़ा डिफरेंट यही आपको दिखाई देगा। शहर का जो वातावरण होता है ना वहां प्रदूषण ज्यादा होता है, वहां धुआं ज्यादा होता है, इसलिए जब भी वहां कोहरा बनता है ना तो बिल्कुल काला काला सा कोहरा बनता है, पास की चीज भी अपन ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। लेकिन गांव के अंदर आप देखें तो वहां पर प्रदूषण रहित तो वातावरण होता है, तो छोटी छोटी ओस की बूंदे वहां पर भी वातावरण में तैरती रहती है, लेकिन वहां पर कोहरे जैसी स्थिति नहीं होती है, सफेद रंग का वहां पर धुंध दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? ज्यादा आर पार उसके आसपास, ज्यादा आर पार अपन आसानी से उसके देख पाते हैं। अब ऐसा प्रयत्न करें और देखें कि परिकल्पना सही थी या गलत। बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराएं। क्या होता है जब जलवाष्प से भरी हुई वायु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र में या इसके विपरीत प्रवाहित होती है? अब देखो, आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, वे बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो समझना यहां से, दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। तो देखो, जो जलीय क्षेत्र है वहां पर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है उससे तो जलवाष्प बनेगी ही बनेगी। इसके अलावा सजीव विभिन्न जैविक क्रियाएं करते हैं, उसके दौरान भी वो जलवाष्प को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे अभी हम श्वासन क्रिया करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो जो वायु बाहर निकलती है उसमें कुछ मात्रा में
जल वाष्प भी होती है, और जैसे ही वो ठंडे वातावरण के संपर्क में आती है धुएं के रूप में हमें नजर आती है। इसका मतलब हमारा शरीर जो होता है वो भी जल वाष्प को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। यह वायु यह वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ही वायु ऊपर की ओर जाती है यह फैलती है तथा ठंडी हो जाती है। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में संघनित हो जाती है। संघनन का मतलब क्या होता है भाई? आपने क्रिया पढ़ी है संघनन। उसे जल में संघन, बदलना। हाँ, क्या होना? वाष्प से जल में बदलना। जल वाष्प या वाष्प का किस में बदल जाना? जल में बदल जाना क्या कहलाता? द्रव संघनन। में। जल का यह संघनन सहज होता है यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा होने देते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। तो नाभिक के रूप में धूल के कण, धुएं के कण, और भी कोई वातावरण में जो कण तैर रहा है ठोस अवस्था में, तो वो नाभिक के रूप में कार्य करते हैं और उसके चारों तरफ बूंदें एकत्रित होती जाती है। एक बार जब जल की बूंद निर्मित हो जाती है तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है, बड़ी और भारी हो जाएगी ना भाई, उसी स्थिति में इनको क्या बोलेंगे अपन? बादल कहेंगे। क्या कहेंगे? बादल। अब जब बादल भारी हो चुका है तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरती है। तो फिर ये क्या करने लग जाती है? बरसात करने लग जाती है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा भाई बादलों के निर्माण को समझाइए, तो ये उत्तर यहां तक होगा आपका, है ना। इसके आगे आपको लाइन जोड़ना है कि ये जो बड़ी और भारी बूंदे हैं इन्हीं को क्या कहा जाता? बादल कहा जाता है। तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गति करती है। कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम होता है तब यह हिमवृष्टि अथवा ओले के रूप में अवक्षेपित हो जाती है। जब ऊपरी वायुमंडल का जो तापमान सर है थोड़े बहुत जोर से कम, बोलूं? ऊपरी वायुमंडल का तापमान है जब बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में जलवाष्प जो है जल में बदलने के बाद में सीधी बर्फ के रूप में बदल जाती है और वो हिमवृष्टि या ओले के रूप में धरती पर क्या होने लग जाती है? गिरने लग जाती है। आवाज आ रही है सबके पास में क्लियर? यस सर। तो बादलों के निर्माण का प्रश्न आएगा अपने, बादलों के निर्माण करने का प्रश्न आएगा तो यहां से यहां तक आपको उत्तर लगा लेना है और इसके आगे एक लाइन जोड़ देना भाई, जब बूंदे बड़ी और भारी हो जाती है तब उनको क्या कहा जाता? बादल कहा जाता है। लगा लिए हो क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। अब यहां आओ वापस। देखो, वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता। पवन जिस दिशा से आती है बहती हुई, उसी दिशा से वो मानसून या जलवाष्प को लेकर आती है और बरसात होती है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून तो किधर से आता है बताइए? अरब सागर। इधर से आता है। अरब सागर से। भाई हिंद महासागर है या अरब सागर है बताइए आप? अरब सागर है सर। अरब सागर। और क्या? सागर। हिंद महासागर। अरब सागर। सागर में और महासागर में अंतर बता सकते हो मुझे? सागर छोटे होते हैं, महासागर बड़े होते हैं। हाँ, और महासागर का ही एक छोटा हिस्सा होता है सागर। महासागर का एक छोटा हिस्सा हो सागर। वास्तव में सागर क्या है कि महासागर का वो हिस्सा है जो किसी द्वीप से लगा हुआ है या किसी महाद्वीप से लगा हुआ है, ठीक है ना।
तो ये अरब सागर आप कह रहे हो यहाँ पर यदि, तो ये हिंद महासागर का ही भाग माना जाएगा, है ना। तो यहाँ से मानसून उठता है, क्योंकि क्या होता है, इधर से हवाएं चलती है ऐसे, तो इधर जो भी जलवाष्प बनती है उस जलवाष्प को ये इधर लेकर के जाएगी और भारत के अंदर क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो ऐसा तो क्या होता है, ग्रीष्म काल में होता है साधारणतः। किसमें, कौन से मौसम में होता है, ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल। हाँ, और ये उत्तर पूर्वी मानसून हिमालय से। हाँ ऐसे आता है हिमालय ये। से। और ये कब आता है, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में आता है। अभी जो अपने राजस्थान में वर्षा हुई है वो कौन से मानसून से हुई है, इस उत्तर पूर्वी मानसून से ही हुई है। और हिमालय से ये हवाएं इधर आई है, इसी कारण से अभी हमारे मतलब राजस्थान में क्या हो गया है, मौसम काफी ठंडा हो गया है। ये इधर से आने वाली हवाओं का प्रभाव है सारा। यदि इधर से हवाएं नहीं आती तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन वो इधर से हवाएं आ रही है और इधर से आने वाली हवाएं ठंडी होती है, इस कारण से अभी सर्दी बढ़ गई है। हमने मौसम सूचनाओं में भी सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई। देखो यहाँ पर ये क्रियाकलाप है जो आप अखबारों के माध्यम से कर सकते हो। जो बच्चा अखबार पढ़ता है ठीक से तो उसको ये जानकारी मिल जाएगी अच्छे से। पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में समाचार पत्रों या टेलीविजन के माध्यम से मौसम सूचनाओं की जानकारी एकत्रित करें। यह भी पता लगाएं कि एक वर्षा मापक यंत्र कैसे बनाया जाता है। वर्षा मापक यंत्र बना सकते हो भाई आप, बड़ा आसान सा काम है। आपके पास में बोतल तो होती होगी है ना, प्लास्टिक की बोतल होती है कि नहीं होती है? हाँ यस सर। सर। जैसे मान लीजिए कोई दवाई की बोतल है या पानी पीने की बोतल अपनी, तो ये ऐसे होती है ये। तो आपको क्या करना है, इसको काटना है यहाँ से, इसको यहाँ से क्या करोगे, काट दोगे और काट करके ये जो हिस्सा है उल्टा करके यहीं पर लगा दोगे आप। कैसे लगाना है, उल्टा करके लगाना, ये हिस्सा काट करके ऐसे लगा दो। नहीं आ रही। ओके सर। आवाज आ रही है मेरी? यहां लगा दो इसको उल्टा करके ऐसे, ये हिस्सा खुला रहेगा, है ना। और एक पैमाना लगा दो, आपका जो पैमाना आता है ना, जो आप नापने के लिए काम में लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते काम में? यस सर। यहां लगा दो इस पैमाने को आप। पैमाना ऐसे लगाना है, यहाँ 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे, है ना। और कभी भी बरसात होती है तो इसी यंत्र को आप, भाई माइक ऑफ करो पहले आप। हाँ, कभी भी बरसात होती है तो इस यंत्र को आप किसी खुले मैदान में रखोगे। ये नहीं है कोई पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें, खुला आसमान होना चाहिए, वहां पर आप ले जा करके इसको रख दो। तो इसके ऊपर क्या करेगा, बारिश का पानी गिरेगा और बारिश का पानी गिर करके इसके अंदर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, है ना। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो एकत्रित हो जाएगा बरसात का पानी। तो जब इसके अंदर वो एकत्रित होगा तो इधर आप पैमाना देख लो, यदि 1 सेंटीमीटर तक भरी है तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बरसात हुई है। 2 सेंटीमीटर तक भरी है, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर बरसात होगी। हम देखा है ना भाई, इतनी सेंटीमीटर बरसात हो गई या इतनी इंच बरसात हो गई, तो वो इस उपकरण के आधार पर माप करके वो बताते हैं। कैसे बनाया जाता है और उसे बनाएं। वर्षा मापक यंत्र से सही डाटा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने आवश्यक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। किस महीने में आपके शहर, नगर, गांव में अधिक वर्षा हुई? तो कौन से महीने में होती है अधिक वर्षा, बताइए? जुलाई और अगस्त में। हाँ। किस महीने में आपके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा हुई? हमारा जो देश है उसमें कौन से राज्य के अंदर वर्षा सबसे ज्यादा होती है? चेरापूंजी। असम। असम। चेरापूंजी असम। क्या वर्षा हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है? तो कभी कभी बादल गरजने के साथ तो होती है, बिजली चमकने के साथ तो होती है। कभी ऐसा होता है कभी कभार कि बिना कभी हो जाए। कभी कभी। हाँ,
अगर नहीं तो किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा, बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है? तो आप सभी को पता है ग्रीष्म काल में होता है ऐसा। उस समय बिजली बहुत ज्यादा कड़कती है और बादल गरजते हैं और अच्छी बरसात होती है। पुस्तकालय से मानसून और चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें। किसी दूसरे देश की वर्षा के पैटर्न का पता लगाएं। क्या पूरे विश्व के में वर्षा के लिए मानसून उत्तरदायी होता है? तो करीब करीब मानसून उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद में है वायु प्रदूषण। परिभाषा बताइए वही वायु प्रदूषण की परिभाषा बता सकते हैं वायु प्रदूषण की? किसे वायु प्रदूषण कहा जाता है? वायु में अवांछित वायु में स्थित हानिकारक पदार्थ को वायु प्रदूषण की कहते हैं। वृद्धि को, वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब मैं लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए। जिन्होंने नहीं लिख रखा वो लिख लेना। वायु में हानिकारक, वायु में हानिकारक तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, वायु में अवांछित तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कहते हैं। देखो, इस प्रकृति में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हानिकारक है। अवांछित तत्वों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हानिकारक है, लेकिन उसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, कम रह जाती है, तब वो पदार्थ हानिकारक या लाभदायक बन सकता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी तो है, क्योंकि इस धरती का जो तापमान बना करके रखे हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। हमारी पृथ्वी को अचानक से ठंडा होने से रोकना, अचानक से गर्म होने से रोकना, ये कार्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस काम में। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर अवांछित तत्व बन जाएगा, और अवांछित तत्व उपस्थित हो गया तो वही क्या है? वायु प्रदूषण। तो वैसे तो हर चीज इस वायुमंडल के लिए जरूरी है, लेकिन उनकी मात्रा आवश्यकता से कम या ज्यादा हो गई तो फिर वो फिर क्या बन जाएगा? हानिकारक बन जाएगा। देखो भाई, हम समाचारों में प्राय सुनते हैं कि नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। किस किस का? नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है उनका स्तर बढ़ रहा है। लोग प्राय दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन को हमें और दूसरे जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं? जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। सुनिए भाई ध्यान से। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो सजीवों के मरने से बने हुए, सजीवों के मरने से जो अवशेष बने थे उनसे वो ईंधन बने हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ? लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब सजीव भूमि के नीचे दब गए थे तो उन सजीवों के अवशेष से कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। इसलिए ये कौन से ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें मुख्य रूप से तो कार्बन होता है, लेकिन इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन और सल्फर भी के अंश भी पाए जाते हैं। जब आप कार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप जब नाइट्रोजन को जलाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और जब आप सल्फर को जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो फिर भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अवशोषित करके
ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने के लिए कोई भी सजीव इस धरती पर विद्यमान नहीं है। तो एक बार ये यदि वायुमंडल में आ गए तो लंबे समय तक वायुमंडल में बने रहते हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। जब ये ईंधन जलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इनके साथ जलते हैं तथा ये नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल सांस के रूप में लेना ही खतरनाक नहीं है। भाई देखो, यदि अपन इन गैसों को सांस के रूप में लेते हैं तो ये फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। ये वर्षा के साथ मिलकर के क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा करते हैं। देखो कैसे करते हैं अम्लीय वर्षा, देखो भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। ये गैसें क्या करती है भाई? बादलों के जल से अभिक्रिया कर लेती है। किससे अभिक्रिया करेगी? बादलों के जल से अभिक्रिया करती है। यदि सल्फर डाइऑक्साइड बादलों के जल से अभिक्रिया करती है तो ये एक अम्ल बनाती है जिसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। ऐसे ही बादलों के जल से यदि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है HNO2, इसको बोला जाता है नाइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रस अम्ल। और ये कौन सा अम्ल साहब? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। तो ये दोनों अम्ल क्या करते हैं? बरसात के जल में घुल करके बरसात के पानी के साथ धरती पर आ जाते हैं और धरती की जो अम्लीयता है उसको बढ़ा देते हैं। तो इसके कारण क्या होता है? हमारी जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है और उसके अंदर फसल का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा भी करते हैं। जीवाश्म ईंधन का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कणीय पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा से उपस्थित दृश्यता कम हो जाती, दृश्यता को कम कर देते हैं। देखो अभी जैसे बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम चल रहा है और ये जो धुंध बन रही है, धुंध बनने का मुख्य कारण क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण जो कार्बन के कण है वो भूमि में, जो वायुमंडल है उसमें तैरते रहते हैं और उसके चारों ओर जो जल की बूंदें हैं वो एकत्रित हो जाती है। तो जब वो वातावरण के अंदर ये सारी चीजें हो जाती है तो उससे देखने की, आर पार जो देखने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और आपको पता है इसके कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? धूम कोहरा बोला जाता है। तो ये धूम कोहरा साधारणतः कहाँ होता है? शहरों के अंदर देखने को मिलता है और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर वायु प्रदूषण क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई। हाँ, इस पैराग्राफ को और देख लो, फिर बाकी का अपन कल देखेंगे ना। देखो, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा ये सर ये खारा दूसरा है। पैराग्राफ है सर, दूसरा आ गया क्या ये? 14.6 के Yes, ऊपर पढ़ा sir. था आप, ओके ओके 14.6 के ऊपर। यहाँ से देखो, ये वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर, हृदय रोग और एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आप एक परिभाषा ये भी बता सकते हो कि वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को, इनको काट देना बस, वायु में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को वायु प्रदूषण कहते हैं। एक ये परिभाषा भी आप इसमें दे सकते हो। बोलो कोई समस्या? अब एक काम करना, आप अपने नोट्स की कॉपी में वायु प्रदूषण के 6 कारण लिखना, आप सोच समझ करके। जो आप अपने आसपास वायु प्रदूषण के कारण देखते हो ना, 6 कारण लिखना सोच समझ करके वायु प्रदूषण के। बस यही काम है आज आपका। हाँ, और लेफ्ट हो जाइए अब आप, है ना।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर